हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग शब्दावली पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन रहता है। जैसे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ये फिगर के माध्यम से चर्चा हम लोग करेंगे। ऐसे पहला है बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट। ये बैंक रेट हिंदी में हम लोग बैंक दर या ब्याज दर बोलते हैं इसको। रेपो रेट, रेपो दर। रीपरचेजिंग ऑप्शन, रेपो रेट को रीपरचेजिंग ऑप्शन हिंदी में पुनर्क्रय विकल्प कहा जाता है। फिर इसका जस्ट उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात। HLR सामूहिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, ये तरलता समायोजन सुविधाएं। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, सीमांत स्थायी सुविधा। इतना है हम लोग को 7 पॉइंट्स पे चर्चा करना है। तो आइए हम लोग इसको फिगर वाइज इसको हम लोग देखते हैं। पहला बैंक रेट या इंटरेस्ट रेट। समान परिभाषा में बताया जाता है कि बैंक दर या ब्याज दर वह दर है जिस दर पर कमर्शियल बैंक RBI से ऋण प्राप्त करती है और यह दीर्घकालीन ऋण होती है। इसको फिगर से देखेंगे मार्केट पर क्या असर होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा किया था। और जब मार्केट में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो मार्केट में मुद्रा की मात्रा बढ़ने के बाद उसको कंट्रोल करने क्या क्या मेजर्स अपनाए जाते हैं। उसमें से एक मेजर है मॉनेटरी मेजर, मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में RBI की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है और कमर्शियल बैंक के माध्यम से जो बाजार में मुद्रा का प्रचलन है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की जाती है। मार्केट से मनी को निकालकर RBI अपने पास ले आती है ताकि बाजार में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और यदि कभी रिसेशन हुआ, मंदी हुई और मार्केट में मनी की कमी हो गई तो RBI रेट को कम करके बैंक को अधिक से अधिक मनी सप्लाई करता है ताकि बैंक बाजार में मुद्रा की मांग को पूरी कर सके, लोन दे सके। आप इसको फिगर में देखेंगे इस तरह से। जैसे बैंक रेट हमारे मौद्रिक जो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें RBI सबसे सर्वोच्च पर है, सबसे ऊपर है RBI के नीचे हम लोग यहाँ इसको मान लेते हैं कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, यहाँ से हम लोग व्यवहार करते हैं। और यहाँ मार्केट में हम लोग हैं, यहाँ ये दिस इज मार्केट, ये मार्केट है और इसी मार्केट को कंट्रोल करना है। यही सारे पब्लिक यहाँ पर है, सारा व्यवसाय यही होता है और यही इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या रिसेशन का जो हम लोग देखते हैं कंडीशन, वो यही दिखता है। अब आप देखेंगे बैंक रेट में क्या होता है। हमने भी बताया बैंक रेट दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट आल्सो। तो RBI यहाँ से RBI के थ्रू कमर्शियल बैंक उधार लेता है। दिस इज लॉन्ग टर्म लोन, ये ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म है ये, दीर्घावधि लोन। और जब ये RBI लोन लेती है तो इस पे क्या करना पड़ता है, इसको लोन को रिटर्न करने के लिए यहाँ पर देखिए रेट लिख देना। जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर है ना RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है वह इंटरेस्ट रेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट 6% है, इसको एज्यूम करते हैं 6% है। अगर इसने 1 करोड़ रुपया यहाँ से लोन लिया है तो उसको 6% यहाँ से उसको देना पड़ेगा, 6 लाख रुपया इसको देना है। अब आप देखिए बैंक करती क्या है। बैंक इज द बिजनेस इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद मनी एंड क्रेडिट। बैंक एक व्यवसायिक संस्थान है जो मुद्रा और साख का व्यवहार करती है। तो बैंक भी क्या करती है, इस मनी को जो अपने इन्होंने लोन लिया है RBI से, ये पब्लिक को लोन देती है, मार्केट में लोन देती है। ये लोन यहाँ ऐसे दे रही है और इस लोन के बदले में इसको भी क्या होता है, मार्केट से हम लोगों से इसको ब्याज मिलता है। ये ब्याज है, हम लोगों का ब्याज है। अब यहाँ ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट रेट। कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या है। तो कमर्शियल बैंक द्वारा RBI को दिया गया ब्याज या व्यक्तियों के द्वारा बैंक को दिया गया ब्याज, तो दोनों में अंतर है। आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको आंसर ये मारना है, कमर्शियल बैंक द्वारा RBI को है ना दिया गया ब्याज, जो कि ये लोन यहाँ से लेता है। तो इस तरह से यहाँ ध्यान देंगे। अब ये बैंक यहाँ से बिजनेस कर रहा है, 1 करोड़ रुपया लिया, इसने लोन नीचे दिया
और 6% देना पड़, नीचे जाहिर है कि ये इससे ज्यादा लेगा, हम लोगों से ज्यादा लोन अमाउंट लेगा। अब 7% लेगा, 8% लेगा, 9% लेगा। मतलब बिजनेस का, बैंक का बिजनेस जब चल रहा है, कम पे लोन लेगा, अधिक पे देगा। इससे क्या होता है, अब देखिए पढ़ना क्या है। अगर बैंक रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां ध्यान देंगे आप। यदि बैंक रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा, तब आप देखें, अगर बैंक रेट बढ़ गया और 6% से बढ़ाकर अगर आरबीआई ने इसको 6.5% कर दिया, 6.5% कर दिया, 7% कर दिया, तो निश्चित रूप से कमर्शियल बैंक क्या करेगी, नीचे भी अपना रेट बढ़ाएगी, यहाँ रेट बढ़ाएगी, मार्केट में रेट बढ़ाएगी। और जब यहाँ रेट बढ़ जाएगा तो जब मार्केट में बैंक रेट बढ़ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हम लोन कम से कम लेंगे, नहीं लेंगे तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक भी लोन देने के लिए उसमें सक्षम कम होगी, अपने खुद भी आरबीआई से लोन नहीं लेगी। मतलब जैसे ही रेट बढ़ेगा, मार्केट में तरलता की कमी हो जाएगी। तो बैंक रेट बढ़ने से मार्केट में तरलता कम हो जाएगी, मुद्रा कम हो जाएगी, मुद्रा की मात्रा कम, मतलब इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल होगा। यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की दिशा में जाएगा, कम होगा। तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि क्लियर हो रहा होगा फोटो के माध्यम से कि बैंक रेट क्या है, और बैंक रेट के बढ़ने से क्या होगा, घटने से फिर क्या होगा। अगर बैंक रेट घटता है, मतलब ये रेट घटेगा, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन देने में सक्षम हो जाएगा मार्केट में, और मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा। तो यहाँ बढ़ेगा, अगर ये बैंक रेट बढ़ता है तो फ्लो कम होता है, बैंक रेट घटता है तो फ्लो बढ़ता है। ये था बैंक रेट। दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट इसको हम लोग बोलते हैं रीपरचेजिंग ऑप्शन, पुनः क्रय विकल्प। मतलब इसमें आरबीआई क्या करती है, इसी तरह का एक प्रोसेस यहाँ पर है। इस तरह से आप इसको देखेंगे, आरबीआई कमर्शियल बैंक को यहाँ लोन देती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म कम अवधि का लोन है, और ये कमर्शियल बैंक फिर मार्केट में लोन देती है। जब आरबीआई को ध्यान देना है, कमर्शियल बैंक को जब अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकता होती है तो ये क्या करती है, अपनी प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास जमा कर देती है। तो आरबीआई क्या, इसको लोन मिलता है यहाँ से। जब आरबीआई लोन दिया तो ये क्या किया, कमर्शियल बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया। यह भी एक तरह का इंटरेस्ट है, यह भी इंटरेस्ट है, लेकिन इसको हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते। इंटरेस्ट स्टैंडर्ड रेट है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म है। और जब ये आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, और कमर्शियल बैंक नीचे मार्केट में लोन देती है, मार्केट से इसको ब्याज मिलता है। यहाँ ध्यान देंगे, यह शॉर्ट टर्म लोन है, और इस पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है आरबीआई को, वह रेपो रेट कहलाता है। रीपरचेजिंग ऑप्शन का मतलब होता है जो प्रतिभूतियां कमर्शियल बैंक से, जो सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक से आरबीआई को दी जाती है, आरबीआई क्या करती है, उसको फिर से बैंक को देती है। पुनर्क्रय विकल्प का मतलब उसमें कंडीशन रहता है, उस प्रतिभूति को पुनः खरीद लिया जाएगा। यह प्रतिभूति कमर्शियल बैंक द्वारा पुनः खरीद लिया जाएगा, और इस तरह से लोन दिया जाता है। दूसरा, आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये रेपो रेट किस प्रकार से लिया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एसएलआर एक लिखा हुआ है। एसएलआर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो एसएलआर में क्या होता है कि देखिए, फिर से यहाँ फिगर ध्यान देंगे, एसएलआर सामूहिक तरलता अनुपात, वह कमर्शियल बैंक के पूंजी का वह अनुपात है जो उसको तरलता लिक्विडिटी के रूप में रखना होता है। ये पार्ट आप ध्यान देंगे, इस पार्ट को, इस पार्ट में इसको रखना होता है। और ये कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, फॉरेन करेंसी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है। मतलब ये इसको तरल रूप में रखना, लिक्विडिटी के रूप में इसको रखना होता है। अब आप ध्यान देंगे, जब आरबीआई के से लोन लेना होता है कमर्शियल बैंक को, इसी तरलता के अनुपात में लेना होता है, जितना इसके पास है। जैसे अगर ये जनरली 19% इसको मान लेते हैं हम, 19% है। अगर आरबीआई के कमर्शियल बैंक के पास इससे ज्यादा पैसा नहीं है, 19% से कम अगर है, अगर 19% या उससे ज्यादा नहीं होगा, तब क्या करेगा, तब इसको रेपो रेट के आधार पर लोन नहीं मिलेगा। ये कंडीशन ध्यान में रखना है। तो एसएलआर के रिस्पेक्ट में ही रेपो रेट पर मिलता है कमर्शियल बैंक को ब्याज, लोन मिलता है। ये आपका आरबीआई, कमर्शियल बैंक और मार्केट का ये है। अब यहाँ देखेंगे, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा। अब आप फिगर समझ सकते हैं, रेपो रेट मतलब ये इंटरेस्ट बढ़ गया, ये इंटरेस्ट यहाँ से बढ़ गया। ये सपोज कीजिए कि यहाँ अगर ये 4% है, बढ़ के हो गया 5%, मतलब ज्यादा
पैसा ज्यादा यहाँ से इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक से आरबीआई को जा रहा है। जब ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक से यहाँ जा रहा रेट में जा रहा है, तो कोई भी बैंक चाहेगी कम से कम लोन लेना, कम से कम यहाँ पर अपना मनी रखेगी, और जब इसके पास पैसा कम होगा तो कमर्शियल बैंक मार्केट में लोन भी कम देगा। मतलब यहाँ भी क्या होगी, रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। मतलब बैंक अब यहाँ पर लोन की मात्रा को कम करेगा, या खुद हम लोग का रेट बढ़ेगा तो हम लोग लोन कम लेंगे, तो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ ये दो चीज आपको समझ में आया होगा। तीसरा आप देखें रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट से ही जुड़ा हुआ है। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब हुआ कि वॉट एवर सिक्योरिटी आरबीआई परचेज्ड ऑलरेडी ही रिटर्न्स टू द बैंक, कमर्शियल बैंक। मतलब जब आरबीआई ने पहले प्रतिभूति खरीदा था और उसके बदले में कमर्शियल बैंक को नकद दिया था, और कमर्शियल बैंक कैपेबल हो गई थी इसको मार्केट में मनी देने के लिए। अब रिवर्स का मतलब हुआ कि आरबीआई अपनी प्रतिभूतियों को यहाँ बेचता है, कमर्शियल बैंक को बेचता है, और उसके बदले में कमर्शियल बैंक उसको इंटरेस्ट देती है। कमर्शियल बैंक से है ना आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है, तो उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ एक फिगर बनाते हैं, आरबीआई कमर्शियल बैंक मार्केट, ये हम लोग का मार्केट है। अब आप ध्यान देंगे, हमने बताया कि जो प्रतिभूति कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को बेचा था, मतलब खरीदा था आरबीआई ने, तो अब आरबीआई क्या करेगी, अब कमर्शियल बैंक को ये देगी। तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को अपना ये दे रही है मनी, तो कमर्शियल बैंक अपना सारा तो देखिए पैसा क्या करेगा, यहाँ पर जमा करेगा। ऐसे कमर्शियल बैंक के पास अब जितना ज्यादा प्रतिभूति है, वो प्रतिभूति यहाँ से वो क्या करेगा, आरबीआई में अपना जमा करेगा। बदले में आरबीआई इसको इंटरेस्ट देगी। यहाँ लाल हम जो इंगित कर रहे हैं हम, वो इंटरेस्ट देने की बात हो रही है। यहाँ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक दे रहा था, यहाँ आरबीआई इंटरेस्ट दे रही है बैंक को। ये प्रतिभूति यहाँ जमा हो रहा है, यहाँ प्रतिभूति जमा कर रहा है, आरबीआई क्या कर रही है, ऐसे इसको दे रही है। अब ये मार्केट में जब लोन दिया जाएगा, अब देखेंगे आप ध्यान से, कमर्शियल बैंक जब यहाँ हम लोगों को लोन देती है, इस पर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसे हम लोग इंटरेस्ट ऐसे दे रहे हैं। अब आप देखेंगे क्या कि जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है, रिपर्चेजिंग ऑप्शन को बढ़ाती है, अगर इसको बढ़ाती है तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक प्रमोट होगा कि अधिक से अधिक प्रतिभूति आरबीआई के पास जमा कर दे। तो अधिक से अधिक प्रतिभूति जमा करने का मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक यहाँ से अमाउंट जब जाएगा आरबीआई के पास, तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोन यहाँ कम मिलेगा। मतलब इस कंडीशन में भी क्या होगा, तरलता बढ़ेगी। यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो मार्केट में है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम, क्या होता है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट को क्या करेंगे, तो अधिकांश विद्यार्थी बोलता है रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो तरलता कम हो जाएगी, राइट। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब कभी कभी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उसका उल्टा समझ जाते हैं कि रिवर्स रेट को कम कर देंगे। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे रिवर्स रेपो रेट को भी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको हम बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ चूंकि रेट बढ़ रहा है इसलिए कमर्शियल बैंक कम से कम पैसा ले रही है, मार्केट में पैसा कम आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक की प्रतिभूति ही आरबीआई के पास जमा चला जाएगा, इसके पास तरलता कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ मैं समझता हूँ कि 3 पॉइंट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखेंगे तीनों में रेट है। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, तीनों में यहाँ रेट की बात हो रही है। कुछ न कुछ रेट होगा जहाँ इंटरेस्ट लेन देन की बात हो रही है। हम लोग भी पढ़ते थे तो इस तरह से इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके समझने की कोशिश करते थे। आप लोग भी समझेंगे कि रेट यहाँ भी रेट है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, देखिए इस आर से, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, सामयिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों रेशियो है, अनुपात है, रेट नहीं है। इसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि CRR बढ़ने पर क्या होता है या SLR बढ़ने पर क्या होता है, तो ध्यान रखना है, वो हम लोग मार्केट का इफेक्ट केवल देखेंगे, किसी को इसमें इंटरेस्ट देने या लेने की बात नहीं होती है। 4 और 5 में यहाँ हम लोग इसको क्लियर करेंगे। जैसे CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात। मतलब आरबीआई का जो रूल है, आरबीआई के एक्ट में यह प्रावधान है कि प्रत्येक बैंक को अपने
हिस्से का प्रत्येक बैंक, कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, अपने जमा पूंजी का, अपने पूरा जो इसका अमाउंट है उसका एक हिस्सा इसको आरबीआई के पास जमा रखना होता है, डिपॉजिट करना पड़ता है कैश में। कैश रिजर्व मतलब कैश जमा करना है। कितना रेशियो होगा, तो पहले इसका एक रेट था 3% से 15%, इसको समाप्त कर दिया गया है। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई लिमिट अब नहीं है। तो कमर्शियल बैंक का देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसका पैसा यहाँ से जा रहा है नगद कहाँ, आरबीआई के पास। तो अब आरबीआई के पास जमा हो रहा है। आप देखेंगे क्या, अब यहाँ मार्केट में क्या होगा, अब मार्केट में हम लोग हम लोगों को ये लोन दे रही है, बदले में इंटरेस्ट ले रही है। तो लोन दे रही है बैंक, का इंटरेस्ट ले रही है। अब आप देखें कि अगर कैश, ये वाला जो पार्ट है, कैश रिजर्व रेशियो का बढ़ता है तो क्या होगा। अब देखिए आप, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये जो पार्ट है इसका, ये सपोज ऐसे बढ़ गया, ये ऐसे बढ़ गया, ठीक है। मतलब अगर 8% था, बढ़ के 9% हो गया। पहले इतना पैसा आरबीआई के पास जा रहा था, अब इतना चला गया। मतलब पहले ये अमाउंट वो दे सकता था मार्केट में लोन, अब वो कम लोन दे सकता है। मतलब जैसे ही सीआरआर बढ़ रहा है तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो रही है, तरलता घट रही है, तरलता घट रही है। मतलब इन्फ्लेशन यहाँ भी कंट्रोल होगा। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ये भी मेजर्स है कि सीआरआर को बढ़ा दिया जाए। अगर ये घटेगा तो क्या होगा, देखें, और घटेगा तो देखिए ये बड़ा पार्ट है, यहाँ यहाँ आ जाएगा। मतलब आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को कम अमाउंट जमा करना पड़ेगा और ज्यादा पैसा वो क्या करेगा, ज्यादा पैसा मार्केट में दे सकता है। मतलब सीआरआर घटेगा तो क्या होगा, सीआरआर घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। ये प्रभाव को दिमाग में रखना है। बाकी जो रेट होता है एग्जामिनेशन के समय याद रखना रहता है कि अभी कौन सा रेट है। इस तरह से आपको सीआरआर के घटने पर लिक्विडिटी बढ़ेगी, सीआरआर के बढ़ने पर लिक्विडिटी घटेगी, इसको आप दिमाग में ऐसे रखेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ दो एरो नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पैसा जा रहा है उसके बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्या सीआरआर में जो आरबीआई के पास पैसा कमर्शियल बैंक का जमा होता है उसके बदले में कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिलता है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने भी देखा यह रेशियो है, यह किसी प्रकार का रेट नहीं है। अगला है एसएलआर, सामूहिक तरलता अनुपात। सामूहिक तरलता अनुपात का मतलब होता है सीआरआर के अलावे, इसके अलावे कमर्शियल बैंक को अपना एक अमाउंट अपने पास, है ना, रखना होता है। आप ध्यान से समझेंगे, दोनों में अंतर को समझेंगे। ये भी रेशियो है। तो सीआरआर के बाद हम लोग एसएलआर कर रहे हैं। एसएलआर में क्या है, देखिए यहाँ आरबीआई है, आरबीआई यहाँ कमर्शियल बैंक। हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि इसका एक पार्ट सीआरआर के रूप में जमा है। ये देखिए, ये सीआरआर के रूप में जमा है। लेकिन एसएलआर क्या होगा कि बैंक को अपना लिक्विडिटी तरलता के रूप में कुछ और अमाउंट रखना होगा। ये अमाउंट भी से रखना होगा, ये वाला, ये भी रखना, ये बैंक के पास ही रहेगा। ये जाएगा कहाँ, ये आरबीआई के पास जाएगा, ये रहेगा। यही है एसएलआर, एक रेशियो अपने पास गोल्ड के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में, प्रतिभूति के रूप में इसको अपने पास रखना है, न कि इसको आरबीआई में जमा करना। एसएलआर आरबीआई में जमा नहीं होता, सीआरआर आरबीआई में जमा होता है। अब आप देखें नीचे हम लोग मार्केट में क्या होगा इसका असर, मार्केट में इसका असर क्या होगा। अब देखिए, ये कमर्शियल बैंक लोन देने के लिए यहाँ पर है, हम लोग इसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर एसएलआर बढ़ता है तो क्या होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बढ़ाया जाता है। देखिए, ये बढ़ गया ऐसे, इसका बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि बैंक की क्षमता कम हो गई, पहले से कम हो गई अब लोन देने की, तो लोन यहाँ कम हो जाएगा। मतलब तरलता यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी, तरलता कम होगी। अगर क्वेश्चन आता है कि अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो एसएलआर को क्या करेंगे, एसएलआर को हम बढ़ाएंगे। एसएलआर को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि बैंक के पास लोन देने की क्षमता कम हो गई, तरलता कम हो जाएगी, वो अपने पास रखेगा इमरजेंसी कंडीशन के लिए, और जो बाकी जो बच रहा है अमाउंट वही लोन दे सकता है। इसलिए एसएलआर को भी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। डिफरेंसेस क्या है इसमें कि एसएलआर का जो अमाउंट है वो बैंक के पास ही रहेगा, सीआरआर का अमाउंट है वो आरबीआई के पास
जाएगा। ये दोनों में अंतर है। CRR जो है वो कैश है, नगद है, और ये प्रतिभूति के रूप में रहेगा, लिक्विडिटी के रूप में रहेगा। इसमें गोल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी भी हो सकता है। इस प्रकार से ये SLR है। नेक्स्ट है LAF। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड। ये बहुत ज्यादा ये नहीं है, तरलता समायोजन सुविधा। ये रेपो रेट के माध्यम से ही हम लोग लिक्विडिटी को समायोजन करते हैं। तो बैंक LAF के माध्यम से, है ना, तरलता का समायोजन करती है। दैट इज रेपो रेट के माध्यम से मार्केट में मनी को, फ्लो को एडजस्ट करती है, कम या ज्यादा करती है। ये हो गया LAF। एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। ये 2011-12 के बजट में आया था, इसको याद रखेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2011-12 के बजट में आया था, 11 से स्टार्ट हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। इसमें क्या होता है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि ये कमर्शियल बैंक के पास ये आपका SLR है, पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। ये SLR इसके पास है। सपोज कीजिए ये 19% है। हमने बताया था कि SLR के अनुपात में ही उसको रेपो रेट के आधार पर मिलता है शॉर्ट टर्म लोन RBI से। अब यहाँ SLR अगर है 90%, यहाँ RBI है। RBI से अगर इसको इमरजेंसी में आवश्यकता होती है, फंड में इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है लोन एडजस्ट करने के लिए, दूसरे बैंक का कहीं बकाया हो सकता है, अचानक पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, और हो सकता है कि इसके पास SLR में 90% से ज्यादा नहीं हो, 20%, 21%, ऐसा बैंक के पास नहीं है, या हो सकता है इसे कम हो गया हो किसी कारण से, या रेट बढ़ने के चलते कम हो गया हो। सरकार ने यहाँ घोषणा कर दिया कि 19% से इसको 20% करते हैं, तो बैंक के पास तो 19% भी तत्काल है, तो 20% जमा करने के लिए इसके पास मनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी स्थिति में अगर तत्काल कमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो 1%, 1%, ठीक है ना, इसका ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लिमिट, है ना, लायबिलिटीज के तहत 1% ऑफ दिस SLR वो RBI से यहां से ये ले सकती है लोन, आकस्मिक लोन ले सकती है। ये RBI से आकस्मिक मनी को ट्रांसफर करना, ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये तब होता है जब ये मार्जिन के इर्द गिर्द या उससे नीचे, है ना, SLR हो जाता है, क्योंकि SLR उसका एक तरह से संविधिक तरलता अनुपात सिक्योरिटी है, उसके कम रहने पर बैंक को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अचानक पैसे की जरूरत होगी तो बैंक RBI से इमरजेंसी फंड का डिमांड करेगा, और RBI तभी उसको फंड देगी जब उसका SLR का आकलन करेगी, और 1% ऑफ NDTL वो अमाउंट यहाँ पर जमा करेगी, और बैंक क्या करता है, अपना पैसे को एडजस्ट करता है किसी दूसरे बैंक के थ्रू, या पब्लिक को जहाँ लोन देना है, किसी का बकाया भुगतान करना है, लायबिलिटीज उसको, है ना, लायबिलिटीज को भुगतान करना है, तो बैंक उसको लायबिलिटी भुगतान कर सकता है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये आप समझ रहे होंगे कि सीमांत स्थायी सुविधा है, बैंक को दिया गया है इमरजेंसी कंडीशन में, और 11-12 बजट में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से LAF और MSF दोनों में थोड़ा अंतर है। SLR बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से आप रेपो रेट में देख रहे हैं इंटरेस्ट पर RBI अमाउंट अवेलेबल करवाती है कमर्शियल बैंक को, और यहाँ भी SLR की सुविधा आप ध्यान रखेंगे, SLR के अनुपात में ही इसको मिलता है। लेकिन अगर पैसा कम होता है इमरजेंसी में, उसी स्थिति में RBI इसको अमाउंट उपलब्ध करवाता है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सारी जो तथ्य समझ में आया होगा, फिगर समझ में आया होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।